माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। मशहूर डांसर मुदस्सर खान ने अजमेर ख्वाजा साहब की दरगाह में अकीदत का नजराना पेश कर जियारत की। मशहूर डांसर मुदस्सर खान ने फजर की नमाज के बाद ख्वाजा साहब की दरगाह में अकीदत का नजराना पेश किया। मीडिया से बातचीत करते हुए डांसर मुदस्सर ने कहा कि अजमेर पहली बार आना हुआ। इस दौरान किशनगढ़ में एक गाने की शूटिंग के लिए आए थे। मुदस्सर ने कहा कि मकसद कुछ और था, मंजिल कुछ और मिल गई। यही वजह है कि लोग दूर दूर से ख्वाजा साहब की दरगाह आते हैं और आज मुझे भी यहाँ आने का मौका मिला। पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि मैं ज़िंदगी में पहली बार यहाँ तशरीफ़ लाया हूँ और मैं बहुत ही, मुझे आने के लिए बहुत हिम्मत, अजीब सा मुझे थोड़ी शर्म आ रही थी कि मैं आज तक आ नहीं पाया। तो ये मौका आज मुझे अल्लाह ने दिया और मैं यहाँ पर आया हूँ और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि यहाँ पे आने का मौका मिला। और मैंने नमाज़ भी पढ़ी 2 रकात और अल्लाह का शुक्र अदा किया और बहुत ही नेक और पाक नीयत से यहाँ पे आया हूँ और देख रहा हूँ कि सभी लोग बड़ी मोहब्बत से आपकी हेल्प करते हैं, आपको बताते हैं। और हमारे भाई, मैं आपका नाम भूल गया भाई, अज़हर भाई ने हमको बहुत, मैं शुक्रगुज़ार हूँ अज़हर भाई का, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। उन्होंने मेरे को बहुत सब घुमाया, सब जगह दिखाई और बहुत ख़ास जगहों पर ले गए और सारी बातें बताई हमारे ख्वाजा साहब के बारे में। कुछ और था लेकिन आपको मैं कहूँगा कि मंजिल कुछ और हो गई। तो मकसद तो मेरे काम का था, मैं शूटिंग के लिए आया था। मेरे फिल्म के मैं गाने कोरियोग्राफ करता हूँ, डायरेक्ट करता हूँ, तो गाना डायरेक्ट करने के लिए यहाँ पे आया था। कोई म्यूज़िक वीडियो के लिए, डांस वांस जो आप लोग जानते ही हैं, मेरी फील्ड ही वो है। तो एक गाना शूट करने के लिए मैं आया था और फिर आज आप यकीन करेंगे रात भर हमने शूट करी है और मेरी हालत पूरी डाउन हो चुकी थी। हमारे भाई हैं, हमारे भाई और हमारी टीम में जो जितने भी सारे हैं, स्वप्निल भाई है, हमारे डीओपी हैं। स्वप्निल भाई ने मेरे को बोला कि मैं जा रहा हूँ दरगाह पे। तो मैंने बोला यार अजमेर आया हूँ, ज़िंदगी में दोबारा आया नहीं, पहली बार, कभी एक बार भी आया नहीं हूँ मैं। और हमारे स्वप्निल भाई रात भर जाग के, दिन भर जाग के आ रहे हैं और मैं कौन होता हूँ सोने वाला। मैं बोला नहीं भाई, मैं भी आता हूँ। फजर पड़ी, उसके बाद हम निकल गए और अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए। बोलते हैं ना, बुलावा भी कोई चीज़, मन्नत और आशा वाला ही इंसान हूँ। मेरा दिन ही शुरू होता है कि बस या अल्लाह ये कर दे, या अल्लाह वो कर दे। तो मैं तो मांगने वाला ही इंसान हूँ, ये तो मैं समझ, और मैं मांगने वाला ही रहना चाहता हूँ हमेशा। तो मेरी मन्नतें और मेरी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूँ कि पूरी हो जाए। बस मेरी यही दुआ है और दिल से बस सभी लोगों की दुआएं पूरी हों, यही मेरी अल्लाह से एक बहुत बड़ी इल्तिजा है। और हमेशा मांगता ही रहूँगा और मांगता ही मर जाऊँगा। पुष्कर सरोवर में गंदे पानी की रोकथाम के लिए अजमेर विकास प्राधिकरण ने प्रयास तेज कर दिए हैं। इस संबंध में पुष्कर के सरोवर होटल में बैठक का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा के अनुरूप पवित्र पुष्कर सरोवर में गंदे पानी की रोकथाम के लिए अजमेर विकास प्राधिकरण ने प्रयास तेज कर दिए हैं। प्राधिकरण समस्या के समाधान के लिए पुष्कर के सरोवर होटल में बैठक का आयोजन किया गया। इसमें आमजन को आमंत्रित किया गया। एडीए सचिव किशोर कुमार ने बताया कि पुष्कर सरोवर में बारिश के समय गंदे पानी की रोकथाम के लिए डीपीआर बनाने का कार्य आने वाले 1 महीने में संपन्न हो जाएगा। वर्ष 2021-22 के बजट में यह घोषणा की गई थी कि पुष्कर में स्टॉर्म वाटर के निजात के लिए एक डीपीआर बनाई जाएगी। तो अजमेर विकास प्राधिकरण के द्वारा 42 करोड़ रुपए की डीपीआर का निर्माण किया गया है ताकि जो पुष्कर में स्टॉर्म वाटर की समस्या है, बहुत पुराने टाइम से चल रही है, उससे निजात मिल सके। और इसके लिए आज हमने जो यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, नागरिक हैं, प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, उनके साथ में एक मीटिंग की और उनके विचार जाने कि किस तरीके से डीपीआर में परिवर्तन करके बहुउपयोगी एक डीपीआर बनाई जाए ताकि स्टॉर्म वाटर से पुष्कर वासियों को निजात मिल सके। सर, काफ़ी पुराना सिस्टम है, पुराना जो भी है, तो उसको नवाचार के लिए किस तरह के प्रयास किए? आपका ये कहना ठीक है। यहाँ जो स्थानीय व्यक्तियों ने जो 2 चीज़ें बताई, वो एक तो स्टॉर्म वाटर की थी, साथ में जो सीवरेज लाइन है वो भी अवगत कराया गया कि बहुत पुरानी बनी हुई है, जो आज से 25 साल पहले या 35 साल पहले बनाई गई थी। उसके सिस्टम को और आपके सिस्टम को अपग्रेड करना बहुत आवश्यक है। उसकी भी एक समस्या सामने आई है, तो उसकी भी हम डीपीआर तैयार कर रहे हैं। भी आज जनप्रतिनिधियों ने और स्थानीय नागरिकों ने मुझे अवगत कराया है। तो क्योंकि ये निर्माण जो है मंदिर की तरफ से कराया जा रहा है और वास्तव में अगर इसमें समस्या है जैसा कि बताया गया है, तो मैं माननीय जिला कलेक्टर महोदय से चर्चा करके और इसका निराकरण करूँ। हमारी डीपीआर लगभग तैयार है। अब जो ये आज हमारे जनप्रतिनिधियों ने और स्थानीय नागरिकों ने और प्रबुद्ध व्यक्तियों ने जो अपने सुझाव प्रस्तुत किए हैं, इनको इनकॉर्पोरेट करेंगे और लगभग 1 महीने के अंदर मेरा ख्याल है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की ओर से होने वाली रिट परीक्षा की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। 26 सितंबर को होने वाली परीक्षा के लिए बोर्ड प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है।
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की ओर से होने वाली रीट परीक्षा की तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी हैं। प्रदेश के 4200 परीक्षा केंद्र पर 2 पारियों में 26 सितंबर को होने वाली बोर्ड के इतिहास की सबसे बड़ी परीक्षा के सफल आयोजन के लिए बोर्ड अधिकारी एड़ी से चोटी का जोर लगा रहे हैं। नसीराबाद सदर थाना पुलिस ने मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से वाहन में डोडा पोस्ट ले जा रही गाड़ी का पीछा करते हुए 40 किलो डोडा पोस्ट जब्त कर लिया। श्रीमान एसपी साहब अजमेर के द्वारा जो अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के रोकने के लिए जो अभियान चला रहा है, उसके दौरान हमें साइबर सेल से इतला मिली कि एक वाहन स्विफ्ट डिजायर जिसमें अवैध डोडा पोस्ट हो सकता है जो सनौद गांव की तरफ आ रही है, जिसकी सूचना पर मैं मेरा स्टाफ सनौद गांव पहुंचे। उक्त वाहन पुलिस वाहन को देखकर वापस जंगल की तरफ भगा ले गए, जिसका पीछा किया। पीछा करने के दौरान जंगल का फायदा उठाकर मुलजिम मौके से फरार हो गए। वहाँ में मौके पर एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी मिली है, जिसमें 5 कट्टों में अवैध डोडा पोस्ट मिला है, जिसका वजन 40 किलो है। और इंजन नंबर और 33 नंबर के आधार पर वाहन मालिक और तस्करों के बारे में जेएलएन अस्पताल में मौसमी बीमारियों के कारण मरीजों की संख्या बढ़ने लगी। इस संबंध में चिकित्सकों ने जानकारी दी की और बताया इसमें सर्दी, जुकाम, खांसी के मरीज आ रहे हैं, इसलिए बचाव के लिए मास्क अवश्य लगाएं। मौसमी बीमारी के चलते अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में मरीजों की संख्या भी बढ़ने लगी है। इस संबंध में चिकित्सक ने जानकारी देते हुए बताया कि मौसम बदलाव के कारण सर्दी, जुकाम और बुखार के मरीज की संख्या बढ़ रही है। उपस्थित चिकित्सक ने आमजन से अपील भी की है कि मास्क अवश्य लगाकर रहें और समय पर डॉक्टरी सलाह जरूर लें। अभी देखिए मौसम जो अभी जैसे अपने को पता है कि बरसात गर्मी के बाद में बरसात का मौसम है, उसके बाद में मच्छर पनपते हैं। तो बेसिकली जो अभी जो बीमार जो पेशेंट आ रहे हैं वो बुखार के आ रहे हैं, और बुखार में डेंगू और मलेरिया दो जो मोस्ट कॉमन जो मच्छर से फैलते हैं, तो उनमें अभी डेंगू पॉजिटिव भी पेशेंट आने लगे हैं, जो फीवर, आंतों में दर्द, सर दर्द, उल्टी। मानसिक रूप से अस्वस्थ किशोरी किशनगढ़ एयरपोर्ट के पास मिली। पुलिस ने किशोरी को जेएलएन अस्पताल में भर्ती कराया है। साथ ही अस्पताल प्रशासन ने बाल कल्याण को इस संबंध में सूचना भी दे दी है। किशनगढ़ एयरपोर्ट के पास 15-16 वर्ष की किशोरी अस्वस्थ अवस्था में मिली। इस पर कल शाम को किशोरी को जेएलएन अस्पताल में भर्ती कराया गया। किशोरी मानसिक रूप से कमजोर बताई जा रही है। अस्पताल प्रशासन ने पुलिस और बाल कल्याण को इस संबंध में सूचना दे दी है। कल शाम को एक एम्बुलेंस लेके आई थी कि ये किशनगढ़ यज्ञ नारायण में वहाँ एडमिटेड थे, उन्होंने उन्हें यहाँ रेफर कर दिया। फिर ये हमारी हॉस्पिटल की मेन कैजुअलिटी में यहाँ एडमिट हो गए। यहाँ इनका एज को लेके थोड़ा सा डिस्क्रिपेंसी थी कि ये 18 साल से छोटी है, ये बड़ी है, तो छोटी लग रही थी उन्होंने, इसलिए हमारे यहाँ भेज दिया। तो हमने कहा अभी एज का मामला छोड़ते हैं, इसका ट्रीटमेंट देते हैं। अभी हमारी आईसीयू में एडमिटेड है और मानसिक तौर से विमंदित लग रही है। ये अपना एड्रेस, नाम वगैरह कहीं कुछ भी नहीं बता पा रही है और इसका ट्रीटमेंट चल रहा है। इसके इन्वेस्टिगेशन अभी भेजे हुए हैं, जिनकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। तोपदड़ा क्षेत्र के निवासियों ने क्षेत्र में स्थित खेल मैदान की बहाली और अव्यवस्था पर एडीएम सिटी को ज्ञापन देकर खेल मैदान को सुव्यवस्थित कराने की मांग रखी। तोपदड़ा क्षेत्र के निवासियों ने क्षेत्र के खेल मैदान के बेहाल और अव्यवस्थित होने के कारण एडीएम सिटी को ज्ञापन दिया गया। क्षेत्रीय पार्षद ने बताया कि स्मार्ट सिटी के तहत मैदान का कार्य जोर शोर से शुरू हुआ था, लेकिन अब मैदान पर कचरा डाला जा रहा है, इसलिए मैदान से कचरा हटवाकर वापस रखरखाव कार्य शुरू कराने के लिए ज्ञापन दिया गया है। आज एडीएम सिटी साहब के पास आए हैं, तोपदड़ा क्षेत्र से आए हैं, मैं वहाँ से पार्षद हूँ। हम आए हैं वहाँ, हमारे जो तोपदड़ा क्षेत्र का खेल मैदान है वो काफ़ी अव्यवस्थित हो रखा है। कुछ समय पहले उसका स्मार्ट सिटी के तहत जो बनने वाला था, काम होने वाला था, वो काफ़ी जोर स्तर से शुरू हुआ, परंतु अभी लगभग 1 महीने से उसका काम बंद पड़ा हुआ है। काम बंद होने के कारण वहाँ पर जो मिट्टी डाली गई है उसको जो व्यवस्थित किया जा रहा था वो अभी अव्यवस्थित हो रखा है। वहाँ मलबा लोग डाल जाते हैं रात को। तो हम साहब से निवेदन करने आए हैं कि जल्दी से जल्दी उस खेल मैदान को तैयार कराया जाए, जल्दी से जल्दी उसका काम चालू कराया जाए और हम इस के ग्राउंड के सहयोग के लिए हमारे पूरे क्षेत्रवासी तैयार हैं। हम पूरी तन मन धन से वहाँ पर सहयोग करने को तैयार हैं। हम चाहते हैं कि शहर के बीचों बीच स्मार्ट सिटी के तहत एक अच्छा ग्राउंड, अच्छा खेल मैदान वहाँ बन करके तैयार हो, जिससे अजमेर वासियों के लिए, हमारे क्षेत्रवासियों के लिए और पूरे प्रदेश के लिए बहुत लाभ होगा और एक बहुत अच्छा बड़ा खेल मैदान बनकर के तैयार होगा। एडीएम सिटी साहब के पास मिलने आए हैं
ADM सिटी साहब ने हमको आश्वस्त किया है कि मैं आऊँगा, आज या कल वो वहाँ का पर आकर के मौका मुआयना करेंगे और उसका काम वापस। राजस्थान रोडवेज कर्मचारियों ने संयुक्त मोर्चे के बैनर तले अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बस स्टैंड के बाहर 2 दिवसीय धरना दिया। आपको भी मालूम है, संयुक्त मोर्चा के बैनर तले ये हमारा जो 3 मास का प्रोग्राम था, इसके अंदर आज 7वें दिन हमारा राजस्थान रोडवेज की हर बस स्टैंड, हर इकाई के ऊपर 11 बजे से 4 बजे तक धरना है, जो कि 25 और 26 तक था। आज अंतिम दिन है। सरकार को हम आपके मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहते हैं, सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि राजस्थान रोडवेज के साथ में ये सौताला व्यवहार बंद करे। जिस तरह हर डिपार्टमेंट के अंदर 7वां वेतन आयोग दिया जा चुका है, DA का भुगतान भी हो रहा है, जो कि निगम राजस्थान रोडवेज के कर्मचारियों का 5 साल से रिटायरमेंट कर्मचारी हैं, उनका 5 साल से बकाया परलाभ बकाया है, उनको शीघ्रता से भुगतान करें। वो कर्मचारी को पैसा है। और सबसे बड़ी पेंशन और वेतन है जो राजस्थान रोडवेज के कर्मचारियों को हर महीने के प्रथम सप्ताह में दिया जाए। यही कड़ी के अंदर नई बसों की जो जनता के लिए वास्तव में आवश्यकता है, जो कि हमारे पास संसाधनों की बहुत कमी है, कर्मचारियों की कमी है, इसके माध्यम से हमें कर्मचारियों की नई भर्ती भी जरूरी है, नई बसों की खरीद भी जरूरी है। तो इस माध्यम से आपको हम सूचित करना चाहते हैं, श्रीमान मुख्यमंत्री जी, परिवहन मंत्री जी, हमारी मांगें जो जायज़ हैं उनको शीघ्र पूरा करें, अन्यथा राजस्थान सरकार का कर्मचारी, राजस्थान रोडवेज का कर्मचारी संयुक्त बैनर तले किसी भी तरह किसी भी लड़ाई हद तक जाने के लिए तैयार है। या तो समय रहते हुए जो हमारे आंदोलन है, धरना, इसके बाद रैली और लास्ट के अंदर हमारी हड़ताल भी है, उस कदम तक जाने से पहले सरकार को सोच लेना चाहिए कि अपनी हड़ताल हटा के राजस्थान रोडवेज के कर्मचारियों जो हक है, जो भी परलाभ हैं, रिटायरमेंट कर्मचारियों का, नई बसों की खरीद, DA, 7वां वेतन आयोग सभी को दें। इसलिए सरकार से हम आगाह करना चाहते हैं, समय रहते हुए अपना भुगतान कर दें। शहर में लगातार चोरों के हौसले बुलंद है। इसी क्रम में कोतवाली थाना क्षेत्र से चोरों द्वारा 2 मोटरसाइकिल चुरा ली गई। यह घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई है। शहरों में चोरों के हौसले बुलंद है और इसी क्रम में कोतवाली थाना क्षेत्र में लगातार चोरी की वारदात सामने आ रही है। हाथीबाटा और सूचना केंद्र से चोरों द्वारा 2 मोटरसाइकिल चुरा ली गई। चोरी की घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। इस संबंध में कोतवाली थाना पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। श्री राजू सिंह और श्री जितेंद्र 2 अलग अलग व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रकरण दर्ज कराए हैं। उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल, एक ने सूचना केंद्र, दूसरे ने शाम गली हाथीबाटा में खड़ी की थी, जो अलग अलग समय पर अज्ञात चोरों द्वारा चुरा ली गई है। इसमें हमें CCTV आधारित कुछ फुटेज मिले हैं और इसमें धरपकड़ हेतु हमारे द्वारा एक विशेष टीम का भी गठन किया गया है, जो सिविल वर्दी में आरोपियों की पतारशी करेंगे। इसके अतिरिक्त एक अन्य आईओ को हमने इसमें लगाया है। शीघ्र अजमेर विद्युत श्रमिक महासंघ ने अपनी मांगों को लेकर हाथीबाटा स्थित कार्यालय पर 1 दिवसीय धरना दिया। सारे काम को अस्त व्यस्त करके, सेवाओं को अस्त व्यस्त करके, घाटे को बढ़ाते हुए, कमीशन खोरी को बढ़ाते हुए, चोरवाड़े को बढ़ाते हुए, भ्रष्टाचार को बढ़ाते हुए आज का धरना पूरे प्रांत व्यापी धरना है और हर जिला सर्कल हेडक्वार्टर पर ही धरना है। इस धरने के माध्यम से हम राज्य सरकार को, मुख्यमंत्री जी को ये आगाह कर देते हैं कि ये जो निजीकरण कर रहे हैं, जबकि इन्होंने कर्मचारियों की नियुक्तियां करी है और पर्याप्त कर्मचारी भी जहां जहां पर है, उसके पश्चात भी ये निजीकरण किए जा रहे हैं। इस तरह से निजीकरण करने से एक तरफ तो ठेकेदारों का पैसा हमको भुगतान करना पड़ रहा है, दूसरी तरफ कर्मचारियों का पैसा भुगतान हो रहा है और सेवाएँ भी अटपटी होती है, क्योंकि ठेकेदारों ने जो भी काम किया है उन्होंने अपने यहाँ पर प्रशिक्षित कर्मचारी नहीं रखे हैं। मैं बिल्कुल ईमानदारी से कह रहा हूँ, MD साहब को चुनौती देके कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी को चुनौती देके कह रहा हूँ, जितने भी इन्होंने ठेके दिए हैं और उस सब में जो है बिना ITI के काम, अप्रशिक्षित लोग काम कर रहे हैं और उससे क्या होगी, उनकी मौतें होगी और सेवाएं से स्थिति नहीं होगी सही अच्छी। और आज FRD जितनी भी हुई है उसमें सब में भ्रष्टाचार है। किसी का नाम दिया हुआ है यहाँ पर
और काम कोई दूसरा कर रहा है। और एमडी साहब को ही मालूम है, सारे एमडीज को मालूम है, राजस्थान के सारे एमडीज को मालूम है। उसके पश्चात भी सिर्फ ठेकेदारों से कमीशन के आधार पर इन्होंने ये ठेके किए हुए हैं। अब मेरी मांग है कि सारे ठेके निरस्त किए जाएं। और मैं आज फिर पुनः कह रहा हूँ कि हम बिजली बोर्ड के, बिजली निगमों के कर्मचारी काम इतना सुचारू रूप से कर सकते हैं कि जनता को कोई शिकायत नहीं होने देंगे। ये ठेकेदारी प्रथा हटा ली जाए और हम जनता को शिकायत नहीं देंगे, सारा काम स्वयं करेंगे। और अगर आगे आवश्यकता पड़ेगी तो मैं मुख्यमंत्री के लिए सुअवसर है, जनता का सेवा करने का सुअवसर है कि हमारे बिजली निगमों में 2 लाख कर्मचारियों की आवश्यकता है। अभी 65,000 काम कर रहे हैं, 1,35,000 आदमी और चाहिए। युवाओं को रोजगार देवे, ITI वालों को रोजगार देवे और जनता की सेवा को सुचारू रूप से चलावे। इन्हीं के मंत्र के माध्यम से वो सत्ता में आए, इन्हीं मंत्र के माध्यम से दोबारा आ सकते हैं, अन्यथा जनता उनको चुनाव में भुगता देगी। लेकिन हम भी ये कह देते हैं कि हमारी बात को अगर उन्होंने नहीं माना तो हम आज यहाँ पर धरना दे रहे हैं। उसके बाद हम अपना डिस्कॉम पे धरना देंगे, उसके बाद प्रदेश स्तर पर अनिश्चितकालीन धरना देंगे। और नहीं मानेगी सरकार, उसके सरकार का घेराव करके उनको बाध्य करेंगे कि जनता की सेवा करनी ईमानदारी से करेंगे। और हमारे कर्मचारियों की भर्तियाँ होगी, कर्मचारियों की भर्तियाँ करनी पड़ेगी और ठेकेदारी प्रथा पूर्ण रूप से समाप्त होनी चाहिए। और आज तक का इन्होंने घाटा पहले कम किया था सरकार ने भुगता कर केंद्र से, अब वापस इन्होंने घाटा जो है 84,000 करोड़ कर दिया है। और आगे भी ये घाटा इस तरह से बढ़ाते गए तो ये निगमों की जो अव्यवस्था है, कुव्यवस्था, ये सारे प्रबंध निर्देशों के कारण से मैं तो ये कहता हूँ जिस भी प्रबंधन निर्देशक को सरकार नियुक्त करे उनसे स्पष्ट कर ले कि उसके कार्यकाल में 1 रुपया भी घाटा होगा तो व्यक्तिगत भर के जाएगा, फिर कोई आना चाहे तो आवे। यहाँ तो इन्होंने ऐशगा बना रखा है, घाटा करके अपनी तिजोरियां भर के जो भी यहाँ से एमडी गए हैं उनकी संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए। जितने भी अधिकारियों ने ठेका प्रथा अपनाई है उनकी संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए। भ्रष्टों का तो ऐसे आवरण हो। राजस्थान विद्युत श्रमिक महासंघ के आह्वान पर अजमेर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ के द्वारा आज हाथीबाटा स्थित अधीक्षण अभियंता कार्यालय अजमेर शहर वृत्त और अजमेर ग्रामीण वृत्त पर 1 दिवसीय धरने का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस धरने का माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन अधीक्षण अभियंता महोदय को सौंपा जाएगा, जिसमें बिजली कंपनियों के अंदर निजीकरण के खिलाफ और बाकी जो कर्मचारियों की मांगें हैं, पूर्व में ज्ञापन दिए उन पर कार्रवाई नहीं हुई है। विद्युत कर्मचारियों को कोरोना वॉरियर्स घोषित नहीं किया गया है। लगभग निगम के अजमेर डिस्कॉम के 33 कर्मचारियों की मृत्यु पूर्व में कोरोना के कारण हो चुकी है। हम सब आज इस धरने के माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि प्रत्येक कर्मचारी को 50 लाख की जो सहायता सरकारी कर्मचारियों को दी गई है वो विद्युत कर्मचारियों को दी जाए। साथ ही निगमों के अंदर नए कर्मचारियों की भर्ती की जाए और जो दैनिक प्रकृति के काम ठेके पे दिए जा रहे हैं उनको रोका जाए। और जो लगातार जो घाटा डिस्कॉम्स के अंदर बढ़ रहा है, इस घाटे को रोकने के लिए जो पूरी प्रक्रिया है उसके ऊपर एक श्वेत पत्र लाए। चरागाह भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए मोरजड़ी के ग्राम वासियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर अतिक्रमण हटाने की मांग की है। हमने कई बार जिला कलेक्टर साहब, उपखंड अधिकारी और तहसीलदार साहब को इसके बारे में अवगत कराया, परंतु इसकी कोई अभी तक कार्रवाई नहीं की गई। क्योंकि चरागाह भूमि पर कई दबंगों ने गाँव के लोगों ने कच्चे बाड़े बनाकर पशुओं का आना जाना बंद किया, ग्रामीणों के साथ मारपीट कर रहे हैं, जिसके खिलाफ में शिकायत करने के बाद भी उसकी क्योंकि मिलीभगत के कारण अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। मोराज से सापरंदा ग्राम पंचायत है, क्योंकि वो कई बार सरपंच साहब महोदय को इसके बारे में अवगत कराया, ग्राम पंचायत स्तर पर भी हुई दी शिकायत, परंतु अभी तक उसको कार्रवाई नहीं हुई। उपखंड अधिकारी साहब ने भी कहा जल्दी जो कार्रवाई करेंगे। अभी तक हमने 17 अगस्त को ये उपखंड अधिकारी जी व तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया था, परंतु अभी तक उनको कोई कार्रवाई नहीं हुई। सिर्फ विश्वास दिया जाता है, विश्वास के अलावा कुछ नहीं। तो बहुत सारे लोग हैं क्योंकि 7-8 है जो झुंड के अंदर आते हैं, ग्रामीणों पर हमला कर देते हैं। ग्रामीण से पशु चलाते हैं तो उनके साथ मारपीट कर देते हैं। जब मेरा खेला जो होता है राष्ट्रीय कवि संगम श्री राम काव्य पाठ प्रतियोगिता में बड़ों के साथ साथ छोटे बच्चों द्वारा श्री भगवान राम के जीवन पर सुंदर काव्य रचना पाठ किया जा रहा है। तो मैं सबसे पहले भविष्यांशु कुमावत जो हमारे बीच है वो एक बार अपना आए और अपनी रचना प्रस्तुत करें। भविष्यांशु कुमावत।
प्रारंभ करें भविष्य जी, प्रारंभ करें। आप सभी गुरुदेवों का प्रणाम। नमस्कार। मेरा नाम भव्यांशु कुमावत है। मैं आपके सामने एक कविता पेश करना चाहता हूँ। स्वागत है। के कवि है पहली सारी यातना पर कर्तव्य सर्वोपरि रखा, त्यागशील संकल्प को जिस तरह जीवित रखा, वो लोग कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम था संघर्ष, यदि राम था संघर्ष। कल मुकुट जिस पर साजना था, कल मुकुट जिस पर साजना था, अब उसे सब कुछ त्यागना था। निर्णयों के द्वंद्व से एक बालपन का सामना था, वचन भी था थामना, आदेश भी था मानना, वचन भी था थामना, आदेश भी था मानना। अब किस तरह सोचो से हमको धर्म पर तुम रख सकोगे, वो लोग कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष, यदि राम सा संघर्ष। प्रजा तो बस राम की थी, प्रजा तो बस राम की थी, दुनिया तो जप रही थी। धर्म हिता छोड़ देता, वचन हिता छोड़ देता, पर पीढ़ियां क्या सीख लेगी, राम को चिंता गई थी। पूछे न रहा एक क्षण में सब कुछ, तो इस क्षण क्या करोगे, वो लोग कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष, यदि राम सा संघर्ष। केवट मजा ने क्या किया था, केवट मजा ने क्या किया था, केवट मजा ने क्या किया था, तो भाग जो उसको मिला था। राम से हिताने को राम से ही लड़ गया था, कुलवंत उसके तर रहे थे, सब राम अर्पण कर रहे थे। जब सब कुछ बिखरा हुआ, जब सब कुछ बिखरा हुआ, तुम सहज कब तक रह सकोगे, वो लोग कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम का संकट, यदि राम का संकट। बहुत बात है याद वो घटना तुम्हें, है याद वो घटना तुम्हें जब राम से मतवास में सिया थी हल्दी गई था कौन उसके साथ में। टूटी जब सूली पड़ी थी दो भाई युद्ध बड़ी थी, वो लोग ऐसे मोड़ों पर तुम धैर्य कब तक रख सकोगे, वो लोग कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम का संघर्ष, यदि राम का संघर्ष। वह तो स्वयं भगवान था, वह तो स्वयं भगवान था, पर कहाँ उसका नाम था। किरदार की ऐसा चुना जिसमें सिर्फ बलिदान था, मर्यादा के प्राण थे, रघुवंश के अभिमान थे। वो लोग राम के अध्याय से, वो लोग राम के अध्याय से एक पृष्ठ हासिल कर सकोगे, वो लोग कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम का संघर्ष, यदि राम का संघर्ष। ये वथा इतनी ही नहीं है, ये वथा इतनी ही नहीं है, उस शब्द उनको पूर्ण कर दे वो होता नहीं है। जब तपे संघर्ष में तब हुए उत्कर्ष में, क्या तुम भी ऐसी प्रेरणा, क्या तुम भी ऐसी प्रेरणा पीढ़ियों के बन सकोगे। हमारे छोटे छोटे बच्चे, हम देखो संजीव द्विवेदी की कविता को कितने अच्छे से इस बालक ने पढ़ा, बहुत गौरव की बात है हमारे लिए भी। और मैं अगली प्रतिभागी कुमारी दिविशा जैन को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और दिविशा अपनी काव्य रचना प्रस्तुत करें। हाँ दिविशा, स्वागत है बेटा, पढ़ो। नमस्ते। नमस्कार, मेरा नाम दिविशा जैन है, मैं कक्षा 3 में पढ़ती हूँ। आज मैं आप सबके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कविता प्रस्तुत कर यह कविता मेरे बड़े दादा सम्मान मलसा लोढ़ा ने लिखी है। कविता प्रस्तुत करने से पहले मैं भारत माता को प्रणाम करती हूँ, जिन देवों ने इस धरती पे जन्म लिया है, जैसे बुद्ध, महावीर स्वामी, राम, कृष्ण, उनको मैं प्रणाम करती हूँ। अब मैं अपनी कविता प्रस्तुत करती हूँ। स्वागत है बेटा, पढ़ो। राम बसे हैं कण कण में, राम बसे हैं घट घट में, तुझ में भी है राम, तुझ में भी है राम, मुझ में भी है राम, अरे मुझ में भी है राम। नभचर में बसते राम, जलचर में भी बसते राम, अरे जलचर में भी बसते राम। प्राणी मात्र में बसते राम, राम बिन कैसे सुधरे काम। सब मिल बोलो राम, सब मिल बोलो राम राम,
सीताराम सीताराम। अहिल्या को उबारे राम, बाली को मारे राम। सबरी के भावों में राम, जटायु पुकारे राम राम, हनुमान के सीने में राम। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन नहीं समाप्त होते, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वामी न्यूज।